हेलो। ओके गाइस, तो आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अक्षय, अंशुल, दीपाली, शुभम, स्वप्निल, अपर्णा, करिश्मा, हर्ष, नीलिमा। यस गाइस। Yes, sir. ओके। Yes. ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी ये आज का हमारा लास्ट डेमो सेशन है। ठीक है, अभी तक हमने दो डेमो सेशंस को कंप्लीट किया है जिसमें हमने फंडामेंटल चीजें डिस्कस किया। ठीक है, कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सीआरएम क्या होता है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, क्यों कंपनीज ने और बिजनेसेस ने सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। जैसी बेसिक सभी रिक्वायरमेंट्स हमने लास्ट सेशन तक डिस्कस किया है। देखिए, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है। राइट, हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा। करेक्ट। देन हमने सीआरएम एप्लीकेशन के बारे में समझा कि एक सीआरएम एप्लीकेशन क्या है, कैसे सीआरएम एप्लीकेशन बिजनेसेस को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है। देन हमने समझा कि ये जो सेल्सफोर्स सीआरएम है ये एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हमने फिर समझा कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है। तो कल का हमारा कंप्लीट सेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर था। राइट, तो ये तीनों कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि सेल्सफोर्स क्या है, देन सीआरएम क्या है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये तीनों कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है गाइस? यस। सेल्सफोर्स, सीआरएम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो लास्ट दोनों सेशन सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं एंड सभी को ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। एंड ये सभी सेशंस हमने ग्रुप में भी शेयर किया है ताकि आप इनको रिकॉर्ड कर पाओ। ठीक है, तो ये जो तीनों डेमो सेशंस है इन सभी के सेशंस रिकॉर्डेड सेशंस आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। एंड और आज के बाद जो भी सेशंस आने वाले हैं, ठीक है, आज का सेशन भी आपको तो ग्रुप पे मिल जाएगा, लेकिन आज के बाद फिर जो सेशन होंगे, क्योंकि आज का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हमारे वेब पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जहां से आप रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, सो डेली सेशंस को ज्वाइन करना है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। सो तीन कंसेप्ट जो हमने लास्ट दो डेमो सेशंस में डिस्कस किए, जिसमें हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, देन हमने सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ हमने समझा कि कैसे ये सीआरएम एप्लीकेशन हमें हेल्प करता है मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए या फिर सपोर्ट के लिए। तो ये सभी कंसेप्ट हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था। राइट, एंड लास्ट सेशन में फिर हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राइट, तो कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया एंड कैसे ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसमें हमें कोई भी फिजिकल लोकेशन पे सर्वर्स, डेटाबेसेस, ये कोई भी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। एज अ यूजर हम सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, और उसको बैकएंड में लगने वाले जो भी प्लेटफॉर्म है या इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। राइट, सो यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? बताइए अभी। यस, सेल्सफोर्स, सीआरएम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीन कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है गाइस? यस। करिश्मा, हर्ष, दीपाली, अपर्णा, अक्षय, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे दोनों सेशंस में, यस गाइस बताइए जल्दी। Yes, sir. ओके, देन अब दोनों Yes, sir. सेशंस आपके पास ग्रुप में अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने दो सेशंस को ज्वाइन नहीं किया है तो रिकॉर्डेड सेशन से देख लो। ठीक है, और आज आपका एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। कल अगर पॉसिबल होता है तो कल आपका इंट्रोडक्शन सेशन होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का, जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन कंफर्म हुई है और जिनका एडमिशन कंफर्म हुई है आप वेब पोर्टल से एक्सेस ले लीजिए रिकॉर्डेड सेशन का। ठीक है, अब तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हमने इतना तो समझ लिया कि अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन की। राइट, अब मल्टीपल एप्लीकेशंस यहां पर बिल्ड करते हैं सीआरएम एप्लीकेशन की। अगर उनको जरूरत है तो वो सीआरएम एप्लीकेशन अपने बिजनेसेस के लिए डेवलप करेंगे। अब चाहे फिर आप सीआरएम एप्लीकेशन का एग्जांपल लो या कोई भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन का, हर बिजनेस को एप्लीकेशन की जरूरत है।
अब किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास 3 लेयर्स होती है, राइट। हम 3 लेयर्स को फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर और एमवीसी पैटर्न, राइट। सो देखिए एमवीसी पैटर्न, क्योंकि इतना तो हमने लास्ट सेशन में समझ लिया, बिना एप्लीकेशन के या बिना सॉफ्टवेयर के आप किसी बिजनेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी नीड होती है हमें सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन की। तो अब अगर हमें इसे बिल्ड करना है एज अ डेवलपर, तो हमें ये क्या क्या चीजें फॉलो करना है। तो मेनली ये हमारा सॉफ्टवेयर 3 लेयर्स के थ्रू हमें यहाँ पर बिल्ड करना होता है। तो सबसे पहला होता है, देखिए हमारे पास 3 लेयर से देखिए, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड लेयर, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, राइट। सो हमारे पास ये मेनली 3 लेयर्स होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब इन तीनों लेयर्स के थ्रू हम इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है, फ्रंट एंड, उसी पार्ट को हम यहां पर क्या कहते हैं, व्यू पार्ट, व्यू, हम इसको कहते हैं व्यू पार्ट। देन जो हमारा बैक एंड पार्ट है, इस बैक एंड पार्ट को हम कहते हैं कंट्रोलर पार्ट, राइट, कंट्रोलर। एंड जो हमारा डेटाबेस पार्ट है, डेटाबेस होता है हमारा मॉडल, राइट। सो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, और आप कह सकते हो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये सेम कंसेप्ट है। अब अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो हमें इन तीनों लेयर्स पे काम करना होता है, फ्रंट एंड पे, बैक एंड और डेटाबेस पे। अब अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे इसे, देखिए फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जिसका हमें यूज करना होता है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जिनके थ्रू हम एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाते हैं। अब ये फ्रंट एंड का मीनिंग क्या है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो एंड जो UI हमें शो होता है, जैसे कि बटन्स होती है, लिंक्स, इमेजेस, राइट, वहां पर फोटोज होती है, कलर्स होते हैं, वो सभी पार्ट आपका होता है आपका UI पार्ट, राइट। वो आपका UI पार्ट है जो आपको विजिबल है। देन जब आप इंटरेक्शन परफॉर्म करते हो, जब आपने किसी बटन को क्लिक किया या फिर आप कोई इनपुट देते हो, तो जैसे आप बटन को क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है, राइट, कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है, तो ये सारी चीजें, ये जो लॉजिक लिखा होता है, ये लॉजिक कहां पे होगा, वो लॉजिक इंप्लीमेंट किया होता है आपके बैकएंड पार्ट पे और कंट्रोलर पार्ट पे। तो जितना भी हमारा लॉजिकल पार्ट होगा वो होगा कंट्रोलर पे। एंड जब हमें डेटा स्टोर करना है, ठीक है, जो भी हमारा डेटा होता है वो डेटा स्टोर किया जाता है हमारा डेटाबेस पार्ट में। अब आप चाहे इतने सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हो डेली, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, लिंक्डइन आप यूज कर रहे हो, जब आप लॉग इन करने जाते हो तो जो फर्स्ट पेज हमारे सामने होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करने के लिए, आप क्या करोगे, वहां से यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करोगे। अगर आपने करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया है तो ही आप सेल्सफोर्स में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाओगे। अगर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है तो सबसे पहले आप जिस स्क्रीन पे गए, जिसको आप में 3 इनपुट फील्ड्स मिली और एक बटन मिली लॉगिन का, जिसमें आपने इनपुट दिया, तो ये हो गया आपका UI पार्ट, मतलब फ्रंट एंड पार्ट, जहां से आपने इंटरेक्ट किया, जहां से आपको स्क्रीन विजिबल है। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हो। लेकिन बैकएंड में कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होती है। यहां पर क्या चेक कर रहा है वो, उन्होंने लॉजिक इंप्लीमेंट किया हुआ है, क्या कि जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड यहां पे प्रोवाइड किया है, तो क्या वो यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है। अगर आपने गलत यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर एंटर किया तो क्या वो आपको लॉगिन एक्सेस देंगे, वो आपको एरर शो करते हैं कि इनकरेक्ट पासवर्ड और यूजर नेम इज नॉट फाउंड। तो मल्टीपल वो आपको रिजल्ट रिटर्न करे बेस्ड ऑन इनपुट। अगर आपने करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया तो वो क्या करेंगे, इस यूजर नेम के थ्रू जो उनके डेटाबेस में डेटा है, तो आपका डेटा कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होता होगा, तो वो डेटा कहां पे स्टोर हुआ है, जैसे यूजर का डेटा यूजर टेबल पे, तो यूजर से फिर उन्होंने वो इंफॉर्मेशन लिया, जो यूजर नेम आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया, उसी यूजर नेम का यूजर नेम एंड उसका पासवर्ड लिया, मैच किया यहाँ पे, क्या वो है दोनों यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट, तो आपको लॉगिन मिलेगा। अगर आपने यूजर नेम करेक्ट दिया यहाँ पे
लेकिन यहाँ पासवर्ड डिफरेंट है, आपने डिफरेंट पासवर्ड बताया तो वो आपको लॉगिन नहीं देगा। आपने जो यूजर नेम यहाँ पर प्रोवाइड किया वही यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है उस यूजर नेम यहाँ पे, अगेन आपको डिफरेंट एरर मैसेज देगा कि यूजर नेम ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जिस तरीके से आप इनपुट दे रहे हो उसी तरीके से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। तो वो सभी लॉजिक आपका कोड में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है कि जिस तरीके से आप इनपुट दोगे हमारा एप्लीकेशन वैसे ही बिहेव करता है। सो हमें इन तीनों लेयर्स को इंप्लीमेंट करना होता है। सो यूजर्स का जितना डेटा है, यूजर का डेटा, फिर जब आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो आपकी इमेजेस, देन वहां पर कमेंट्स कितने किए, ठीक है, लाइक्स कितने आए आपकी फोटोज पे, वो सारा डेटा वहां पे अवेलेबल होता है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं पे तो स्टोर हो रहा होगा। सो डेटा स्टोर होता है उनके डेटाबेस में। तो ये तीनों लेयर्स पे हमें काम करना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब जब हम सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हैं, सेल्सफोर्स भी एक एप्लीकेशन है, तो सेल्सफोर्स में भी हमें इन तीनों पे काम करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब देखिए, सो फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। ओके, अब इन तीनों पे आप काम करते हो पहले बिना कोडिंग के, ठीक है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, इन तीनों लेयर्स पे आप काम करते हो सेल्सफोर्स पे बिना कोडिंग के, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, राइट। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के थ्रू आप इन तीनों लेयर्स पे काम करते हो। फ्रंट एंड के लिए भी हमारे पास यूआई कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन आता है, यूआई कस्टमाइजेशन, ठीक है, पेज लेआउट जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें बटन्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है बिना कोडिंग के। बिना कोडिंग के आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक टूल है ऐप बिल्डर, इसमें आप पेजेस का डिजाइन चेंज कर सकते हो। तो फ्रंट एंड यहां से पॉसिबल हुआ कॉन्फ़िगरेशन से, बिना कोडिंग के, सेल्सफोर्स में। बैक एंड की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर, फ्लोज, वैलिडेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आपका बैकएंड का पार्ट है, राइट। लॉजिकल पार्ट यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, अगेन बिना कोडिंग के। देन डेटाबेस के लिए हमारे पास डेटा मॉडलिंग पार्ट है, जिसमें आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सारी फंक्शनैलिटी को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे बिना कोडिंग के। एंड देन अब हमारे पास ऐसी और कई सारी रिक्वायरमेंट्स आती है इंडस्ट्री में जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हमें देते हैं। अब वो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से हमें उनके लिए एप्लीकेशन को डेवलप करके देना होता है। जब आप एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप करोगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी कस्टमाइजेशन पार्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब जो पॉसिबल नहीं है आपके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के थ्रू, तो उसके लिए आपको कहा जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन पार्ट पे। अब इस कस्टमाइजेशन पे सेम हमें कोड करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। तो इसमें फिर देखिए, फ्रंट एंड को आपको इंप्लीमेंट करना है तो हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बहुत बेसिक लेवल पे हमें इसका आइडिया चाहिए, बेसिक लेवल पे, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक लेवल पे हमें इसका आइडिया चाहिए। फिर आता है इसके बाद हमारे पास Aura कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स है ये Aura एंड LWC, और मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, LWC फ्रेमवर्क, क्योंकि UI हमें चेंज करना होता है LWC में, राइट। तो इसकी कोडिंग अगर अच्छे से आप करते हो तो ये आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाओगे और ज्यादा पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है LWC अगर आपको प्रॉपर आता है। फिर अगर हम बात करें बैकएंड, राइट, सो बैकएंड में हम यहाँ पे यूज करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जो भी हम लॉजिकल पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा। अब जो कोड करते हैं हम, वो होता है हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। और ये भी हम बहुत ही बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या है एंड कैसे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, राइट। देन जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास देखिए SOQL क्वेरी, SOQL और SOS है, क्योंकि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होती है। जैसे आपको पता होगा SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
वैसे ही सेल्सफोर्स में हम यूज करते हैं एसओक्यूएल, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज और सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो ये सारी फंक्शनैलिटी को हमें इंप्लीमेंट करना है एंड तो प्रॉपरली आपको इसे इंप्लीमेंट करना है और ट्रेनिंग में हम सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है गाइस, ठीक है। अब देखिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इसे। तो एमवीसी पैटर्न क्लियर हो गया सभी को? यस गाइस, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्लियर है कि कैसे डेवलपमेंट करना होता है हमें, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। स्टार्टिंग में आपने ये टर्म सुना होगा, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर्स, ऐसे थे पहले प्रोफाइल। बट अभी क्या हुआ, करंट मार्केट में जितना ज्यादा स्किल्स आपके पास है तभी चांसेस है कि आप इंडस्ट्री में काम करोगे। तो फिर एक नया टर्म पॉपुलर हुआ, फुल स्टैक डेवलपर, मतलब जिन्हें तीनों का नॉलेज है, फ्रंट एंड का, बैक एंड का और डेटाबेस का। तो क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है, अब जिसको ज्यादा नॉलेज है उसी हायर किया जाएगा, जो फ्रंट एंड पे भी काम कर पा रहा है, जो बैक एंड पे भी काम कर रहा है, ऐसे। तो इसीलिए जब आप कोई अदर टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट करते हो, जैसे आप जावा अगर पढ़ने के लिए जाओगे तो जावा फिनिश नहीं होता, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है जावा में, पाइथन में, कोई भी टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट करो। सेल्सफोर्स में आपने इतना जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या मॉड्यूल्स हम कवर करने वाले हैं, इतना अगर आपने अच्छे से सीखा तो आप अच्छे लेवल का पैकेज आप यहाँ पे ले सकते हो और काम करने के लिए भी सेल्सफोर्स इजी है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर डेवलपर्स अभी सेल्सफोर्स सीख रहे हैं, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतर है और पैकेज भी आपको बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है। लेकिन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से काम नहीं होगा, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। और जैसे कल सभी स्टूडेंट्स ने ऑर्ग क्रिएट कर लिया, यस, बताइए गाइस कितने स्टूडेंट ने ऑर्ग बनाया कल? अंशुल, ऑर्ग बना लिया आपने? अंशुल ऑर्ग बना लिया? दीपाली, हर्ष, करिश्मा, यस सर, बना लिया बना लिया। कौशल, नयन, नीलिमा, रोहन, यस सर, यस भट्ट, सर। यस, ओके। तो ऑर्ग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। सो देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट। सो हमने कहा कि अगर हमें एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो हमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इन तीनों को इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो इसके लिए अब हमें एप्लीकेशन की जरूरत है, मतलब जो हम जिसमें इंप्लीमेंट करने वाले, हमारा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट। तो सेल्सफोर्स में तो आपने एक चीज नोटिस किया, ये जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ चीजें यहाँ पर ऑलरेडी है। एज ए डेवलपर हमें क्या करना है, एज पर द रिक्वायरमेंट हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन करने हैं। मतलब इसमें फ्रंट एंड पार्ट भी है, बैक एंड पार्ट भी है, डेटाबेस पार्ट भी है। अब हम डायरेक्टली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर डेटा सेटअप कर सकते हैं, फिर उसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड यूआई कस्टमाइज कर सकते हैं। सारी फंक्शनैलिटी हम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे क्लाइंट्स के लिए, राइट। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा सेटअप करने से, कि कैसे हम यहाँ पे डेटा को सेटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस से, राइट, कि ये डेटाबेस क्या है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डेवलप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है। ये कॉमन टर्म्स है, आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, इन टर्म्स का नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते, देखिए डेटाबेस में भी नहीं जाते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा से। अब आप ये बताओ कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? यस, डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा? बताइए। So डेटा मीन्स basically, data is information we are इंफॉर्मेशन, storing in table format. करेक्ट। सिंपल अगर हम कहें डेटा मतलब एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन ये हमारा डेटा है, यस और नो? कोई भी इंफॉर्मेशन है। अब ये Yes. इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन हमारे में पास टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, राइट, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ये सब क्या है, ये हमारा डेटा है। अब हमें यहां पर रिक्वायरमेंट है कि डेटा को स्टोर करना है। क्वेश्चन ये आता है कि इस डेटा को स्टोर क्यों करते हैं हम लोग? डेटा तो है, ठीक है,
फिर इस डेटा को स्टोर क्यों करना है, क्या रिक्वायरमेंट है डेटा को स्टोर करने के लिए? हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डेटा, राइट? अब डेटा अगर है हमारे पास तो उस डेटा को स्टोर क्यों करते हैं हम लोग, क्या रिक्वायरमेंट है डेटा को स्टोर करने के लिए? यस बताइए। अगर मेरे पास इतनी क्लासेस है, अभी मैंने एक एग्जाम लिया, ठीक है, अब वो एग्जाम का डेटा है मेरे पास, जैसे कि मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अब उन 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, अब वो डेटा है, मैं क्या कर सकता हूं उस डेटा से? मैंने अगर ये डेटा को स्टोर किया तो मैं ये एनालिसिस कर सकता हूं मेरे डेटा से कि मेरे एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, वहां से कितने स्टूडेंट्स हमारे पास पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, राइट, एंड कितने स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स मिले। मतलब डेटा से क्या कर रहे हो आप? डेटा से आप फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हो, राइट? डेटा से आप एनालिसिस कर पाओगे, इसीलिए डेटा की इतनी जरूरत होती है। हर बिजनेस के लिए डेटा सब कुछ होता है और वो डेटा को इतना सिक्योर करते हैं। अब डेटा से रिलेटेड आप देखो कितनी ज्यादा फील्ड्स आ रही है मार्केट में, क्योंकि डेटा ही यहाँ पर सब कुछ है। डेटा तो समझ लिया हमने डेटा क्या है, फिर इस डेटा को हमें स्टोर करके रखना है क्योंकि इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये डेटा को स्टोर कहां पे करते हैं हम लोग, कहां स्टोर करते हैं इस डेटा को, कहां पे स्टोर करते हैं इस डेटा को हम? डेटाबेस में। डेटा को डेटाबेस में, राइट? डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस। अब क्या होता है डेटाबेस? डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके थ्रू हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि डेटा के साथ हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम इजीली कर पाए, इसीलिए डेटा को हमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करना जरूरी है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, अब लाइब्रेरी से अगर आपको कुछ किताबें निकालनी है, सपोज करो कि अगर उस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो कहीं पर भी रख दिया आपने, कहीं पर भी, जो लाइब्रेरियन है वो किताब को ढूंढ पाएगा क्या प्रॉपरली? लेकिन अभी जब आप जाते हो तो वो 1 मिनट में आपको किताब लाके देता है, क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता है कि वो किताब उसने कहां पे रखा है, क्योंकि उन्होंने उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया होता है उस किताबों को, इसलिए उसको डेटा फाइंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे ही अब डेटाबेस में अगर हमें डेटा को स्टोर करना है, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में, राइट? इसीलिए हम डेटाबेस को अगेन क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब टेबल कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, ये डेटाबेस टेबल्स है, ठीक है, जो रोज एंड कॉलम से बनते हैं। एग्जांपल के लिए, अब अगर ये हमारा एक कंप्लीट डेटाबेस है, ये कैसे बनेगा? मल्टीपल टेबल से। तो ये सपोज करिए कि आपका कॉलेज डेटाबेस है। अब इस एक डेटाबेस में ऐसे आपके पास मल्टीपल टेबल्स होने वाले हैं, राइट? ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं आपके एक डेटाबेस में, और उसे ही हम कहते हैं यहां पर डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट टेबल, टीचर्स की इंफॉर्मेशन, टीचर्स टेबल, कितने कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, सो कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, राइट? तो इससे मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन होता है आपका डेटाबेस, राइट? अब नेक्स्ट अब हम इंप्लीमेंट करेंगे। टेबल हमें क्लियर है, डेटाबेस हमें क्लियर है। एक टेबल बनता कैसे है? सपोज करिए कि अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटाबेस में स्टूडेंट का टेबल चाहिए। तो टेबल कैसे बनेगा? देखिए, टेबल बनता है हमारा सिंपली रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, राइट? तो ये इस तरीके का हमारा टेबल बनेगा। अब इसमें क्या है, जो डेटा होता है हमारे पास, तो क्या क्या डेटा चाहिए मुझे? स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, एक फील्ड को यहां से रिमूव ही कर लेता हूं, ठीक है, जगह कम है।
ओके, सो एड्रेस, देन फोन नंबर, ईमेल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस टेबल में, इसे हम कहेंगे स्टूडेंट टेबल। ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। अब इस स्टूडेंट टेबल में आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एंट्री कर रहे हो। सो पहला स्टूडेंट आया मेरे पास राज। सो राज है नागपुर से। फोन नंबर दिया मैंने उसका और उसका ईमेल एड्रेस, सो raj@gmail.com। ऐसे ही मेरे पास अनादर स्टूडेंट आ रहा है कुणाल, जो है पुणे से। उनका मोबाइल नंबर दिया, फिर उनका ईमेल एड्रेस। तो इस तरीके से अब मैं रिकॉर्ड्स की एंट्री करता जाऊंगा, राइट। तो ये टेबल कैसे बन रहा है? हमने कहा रोज एंड कॉलम से। क्या कहते हैं हम इन्हें? नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल। ये क्या है हमारे? क्या है? रो है, रो। ये रोज है। नेम, यस, एड्रेस, फोन, ईमेल। क्या है ये? रो है सर। ये रो है। और ये क्या है? राज, पहला रिकॉर्ड। इसको क्या कहेंगे? कॉलम। कॉलम से। ये कॉलम्स है गाइस। नहीं सर, नेम एड्रेस जो है वो कॉलम्स है, और ये राज वगैरह जो डेटा है ये रोज है। राइट, ये आपके जो है ये कॉलम्स है। नेम फर्स्ट कॉलम, एड्रेस सेकंड कॉलम, फोन थर्ड कॉलम, ईमेल, राइट। सो कॉलम्स में आप एंट्री कर रहे हो ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। एंड ये क्या आपके फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये आपकी रोज है। सो टेबल बनता है आपके पास रोज एंड कॉलम से। सो रोज एंड कॉलम से हमारे पास टेबल बना। अब तो डेटाबेस में हमारे पास यही सेम स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे मल्टीपल टेबल्स हम बनाते हैं, हर टेबल्स में हम कॉलम्स बनाते हैं। जब हम कॉलम्स में डेटा को ऐड करेंगे तब हमारे रिकॉर्ड्स बनेंगे और रोज बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स की। तो सेल्सफोर्स में तो कुछ नया नहीं होने वाला। सेल्सफोर्स में भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, सो यहां पर भी सेम कंसेप्ट यूज होता है, राइट। सो देखिए, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज यहां पे आपको डिफरेंट मिलेगी। डेटाबेस में आप क्या कह रहे हो कि आपके पास टेबल होता है, टेबल में आपके पास कॉलम्स होते हैं, और फिर कॉलम से बनते हैं आपके पास रोज। अब सेल्सफोर्स भी अगर हम बात करें इन सेल्सफोर्स, सो सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज यहां पर डिफरेंट दिया है। जो टेबल आप कह रहे हो डेटाबेस में, सेल्सफोर्स में हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। सेल्सफोर्स में क्या कहते हैं हम उसे? ऑब्जेक्ट। जो कॉलम्स है, तो कॉलम्स को हम सेल्सफोर्स में कहते हैं फील्ड्स, राइट। एंड जो रोज होती है, उन रोज को सेल्सफोर्स में हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। सो सेल्सफोर्स में अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सेल्सफोर्स में अगर मुझे कोई डेटा को स्टोर करना है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि डेटाबेस में क्या बनाते हो आप? टेबल्स बनाते हो, लेकिन सेल्सफोर्स में क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। अब आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब कितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस ऑब्जेक्ट में? एग्जांपल के लिए अगर मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, अब स्टूडेंट के रिलेटेड मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या क्रिएट करना होगा सेल्सफोर्स में? उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे क्या क्रिएट करना होगा हमें? फील्ड्स। फील्ड्स क्रिएट करना होगा, राइट। क्योंकि जब आप इन फील्ड्स में देन डेटा को एंटर करोगे तब जाके हमारे पास क्रिएट होंगे रिकॉर्ड्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें सेल्सफोर्स में इसे इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो क्लियर है गाइस? बताइए क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया आज। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एमवीसी पैटर्न। सो एक आर्किटेक्चर कैसे होता है एप्लीकेशन का। सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, राइट, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, और हम उसको कहते हैं मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो तीनों लेयर्स कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं, ये क्लियर है। सेम सेल्सफोर्स में भी हमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो वेज है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, राइट। एंड देन फिर हमने स्टार्ट किया हमारे डेटाबेस से, क्योंकि हमें डेटा को सेटअप करना है,
क्योंकि सेल्सफोर्स में जो भी लॉजिक आप इंप्लीमेंट करोगे सभी लॉजिक हमारे डेटा के ऊपर ही है, राइट। क्योंकि जब तक डेटा नहीं है तब तक आप कोई ऑटोमेशन लिखोगे क्या? नो, क्योंकि ऑटोमेशन भी आपका डेटा पे ही होगा कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जैसे एंटर होगा फिर मुझे स्टूडेंट को एक ईमेल शेयर करना है कि आपकी एडमिशन कंफर्म हो चुकी है, राइट। स्टूडेंट का जैसे ही उन्होंने सपोज करें कि उन्होंने क्या किया, प्रीमियम है उनका, तो उसका सब्सक्रिप्शन अगर फिनिश हो रहा है तो उनको ऑटोमेटिकली एक ईमेल जाना चाहिए। यही कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है एप्लीकेशन पे। सिंपली लर्न पता है सभी को? सिंपली लर्न जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो उन प्रोजेक्ट्स पे भी हमने काम किया है, राइट। तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, तो मैं उनको प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपको शेयर करूंगा जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी हिसाब से हमारा कंसेप्ट आएगा। और मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कहा कोई भी टॉपिक डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। पहले उसकी नीड को समझो कि वो टॉपिक क्यों दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। डायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ना है कोई भी। मैं डायरेक्ट गया, मैं आपको डायरेक्ट बनाने लग रहा हूँ ऑब्जेक्ट, बस ये ऐसा होता है फिर ऐसे बनाते हैं, ये तो क्या हो गया, ये कॉपी पेस्ट हो गया कि ये ऑब्जेक्ट होता है फिर ऐसे बनता है, फिर आपको यहाँ जाना है फिर यहाँ क्लिक करना है और ऐसे करना है। इससे कोई स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी, ये बस आप जैसा है वैसा आप इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, राइट। लेकिन इससे क्या होगा कि जब आपको रियल टाइम रिक्वायरमेंट आएगी तो रियल टाइम रिक्वायरमेंट में फिर अब आपको क्या यूज करना है ये पता नहीं रहेगा। ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। सेम जो भी टॉपिक है अगर आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि अगर मैं रिकॉर्ड टाइप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि डायरेक्टली मैंने बताया रिकॉर्ड टाइप क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड टाइप मैंने टॉपिक डाला और मैं उसको कैसे बनाते हैं बस वो पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कोई स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। पहले रिकॉर्ड टाइप की जरूरत क्या है, पहले इसको समझो कि ये हेल्प क्या कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है। बस ऐसा नहीं कि बस स्टेप बाय स्टेप बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करने के लिए कहूंगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे हम, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको भी उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। जैसे आपका आज व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा नया, उसमें सभी स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन कंफर्म हो गई है, ठीक है। तो डेली आपको टास्क इंप्लीमेंट करके उस ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। ये आपका डेली टास्क है और डेली सेशंस को ज्वाइन करना है। उसके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो सेशंस को। सो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक नॉलेज लेके आप चले जाओगे इंडस्ट्री में और आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा ताकि इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट। और मेहनत आपको करना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत के आपको नहीं मिलने वाली कोई भी चीज। इतना भी सिंपल नहीं होता है कोई भी चीज कि बस हमने सेलेक्ट कर लिया और लगा लिया। मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और हमारे बैच में कम स्टूडेंट्स रहते हैं ताकि हम सभी स्टूडेंट्स पर प्रॉपरली फोकस कर पाए। सो मुझे भी स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम अपना 100% देते हैं, आपको भी आपका 100% देना है, ठीक है गाइस। सो सभी स्टूडेंट्स ने ऑर्ग बना लिया, क्योंकि अब जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे सो ऑर्ग के अंदर ही इंप्लीमेंट करेंगे। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि ऑर्ग कैसे क्रिएट करना है। उसका यूजर नेम तो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया था यूजर नेम। देखते हैं उसका यूजर नेम क्या था, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है उसका यूजर नेम।